अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन। वेलकम आपका स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस एंड हिंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, ज्योग्राफी। याद है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको बड़ा अच्छा से इसको समझना पड़ेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरियाज है वो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं एक ब्लास्ट है, एक पॉइंट से एक ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी यूनिवर्स का निर्माण होता है। यूनिवर्स एक पॉइंट से जब हम ब्लास्टिंग करते हैं, कहते हैं कि बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर इन 13.8 बिलियन ईयर अगो। 13.8 बिलियन ईयर अगो एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से यूनिवर्स का निर्माण होता है। साइंस कहता है कि ये एक बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्लास्ट जिससे यूनिवर्स बन जाए। अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो डबरी सा बन जाता है, लेकिन एक ऐसा ब्लास्ट है जहां पर हर चीज़ें अपने जगह पर सेट हो जाता है। सन अपने जगह पर सेट हो जाता है, मून अपने जगह पर सेट हो जाता है, स्टार्स प्लैनेट्स अपने जगह पर सेट हो जाते हैं और एक्सपैंड होने लगता है और ये यूनिवर्स बन जाता है। तो साइंस भी कहता है कोई तो है वो निज़ाम चला रहा है, कोई तो है वो निज़ाम चला रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी एक तरह का ब्लास्टिंग है और इससे क्या बनता है? लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। जैसे ब्लास्ट होता है, इसके ब्लास्ट से कई स्टेज है, डार्क स्टेज भी है, डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स है। तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस हुआ है। तो पहले एक ब्लास्ट होता है, क्वांटम ब्लास्ट, इन्फ्लेशन, उसके बाद डार्क स्टेज हुआ, देन डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स। और अभी भी ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, ये फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी एक ब्लास्ट है जो कि कब हुआ है? आपको 13.8 बिलियन ईयर अगो हुआ है और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार एंड अदर हेवनली बॉडीज। इससे एक फॉर्मेशन यूनिवर्स बना है। मीन्स सारा यूनिवर्स पहले एक पॉइंट पर था, एक पॉइंट से एक ब्लास्ट होता है और पूरे वर्ल्ड का निर्माण होता है। अब ये इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं गैलेक्सीज का। देखिए हमारा जो गैलेक्सी है इसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे और हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा। बिग बैंग थ्योरी से फॉर्मेशन होता है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, अनकाउंटेबल, आप काउंट भी नहीं कर सकते कितने सारे गैलेक्सीज होंगे। देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। और याद रखिएगा जब बिलियन ऑफ गैलेक्सीज की बात की जाती है कि गैलेक्सीज बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है और इसमें हमारा जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। और एक हमारे मिल्की वे से एक नियरेस्ट गैलेक्सी है जिसको बोला गया एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक नियरेस्ट गैलेक्सीज है मिल्की वे से। अभी दो गैलेक्सीज ऐसे अनकाउंटेबल, देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज का शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप में। क्वेश्चन पूछता है कि शेप कैसा है गैलेक्सीज का? स्पाइरल शेप में। और इसी गैलेक्सी मिल्की वे में हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, सन एंड देयर 8 प्लैनेट्स। इसी मिल्की वे में एक छोटा सा एक सिस्टम है दैट्स कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो याद रखिएगा हमारा गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे। इसको हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। और हमारे गैलेक्सी के पास एक गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। और सारे गैलेक्सीज के शेप कैसे मिलेंगे आपको? स्पाइरल शेप में मिलेंगे। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, थोड़ी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद करना है, जो आपको करके डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। सन एंड देयर 8 प्लैनेट्स। सन एंड देयर 8 प्लैनेट्स टू मेक अ फैमिली इज कॉल्ड सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। सन के पास जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो सबसे जो क्लोज है, आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो सन से सबसे जो क्लोज है वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम देखेंगे यहां पर मरकरी है, सबसे क्लोज है, सबसे पास में कौन है? मरकरी है। तो यानी कि सबसे क्लोज होने की वजह से ये क्या करता है? सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है।
मरकरी सबसे पास में है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। ये सूरज के एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, सिर्फ 88 डेज में पूरा कर लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये पास होते हुए भी ये गर्म नहीं है, गर्म वेनस है। मैं आगे बताता हूं। मरकरी की बात करें तो मरकरी के डे और नाइट्स के टेम्परेचर में बहुत वेरी होता है। डे आर टू हॉट एंड नाइट्स आर फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज रहता है ड्यू टू नो एटमोस्फेयर। तो मरकरी के पास कोई एटमोस्फेयर नहीं है, नो एटमोस्फेयर, जिससे क्या बनता है, ना ग्रीन हाउस गैस बनता है, ना इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो और इस प्लैनेट को वार्म किया जाए। तो डेज आर टू हॉट, नाइट्स आर फ्रीजी, क्लोज होने के बाद भी ये बहुत गर्म प्लैनेट नहीं है। कौन है? नेक्स्ट है वेनस। याद रखिएगा, वेनस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपको याद रखिए सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उसमें से वेनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेनस के 5 पॉइंट हमारे बच्चे आप जरूर याद रखिए। 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहला है वेनस इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, डूबता हुआ तारा और उगता हुआ तारा भी कहते हैं। वेनस का दूसरा पॉइंट, वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लैनेट है क्योंकि वेनस के जो एटमॉस्फेयर है इट कंटेन 95% ऑफ CO2 एंड इससे बनता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो याद रखिए क्वेश्चन आता है कि किसी भी प्लैनेट को वार्म करने के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% CO2 है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है और वेनस सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अर्थ ट्विंस। इसको अर्थ ट्विंस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनस को। बिल्कुल स्लाइटली स्मॉल है अर्थ से। फोर्थ कहते हैं ये नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का, अर्थ से सबसे क्लोज कोई ग्रह है वो वेनस है। और आखिरी जो 5वां पॉइंट है वो कहते हैं वेनस के बारे में, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत चमकीला, ये चमकता है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्लैनेट चमकता है तो वेनस है। तो ये वेनस के 5 पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। अर्थ ट्विंस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट टू अर्थ और लास्ट है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वेनस के बाद हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और याद रखिएगा अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सबसे अर्थ जो है वो 3rd रैंक है, लेकिन अगर साइज के हिसाब से हम देखते हैं तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन आता है कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा जो प्लैनेट आपको मिलेगा वो है जुपिटर। और याद रखिएगा जुपिटर के पास बड़ा होने के बाद सैटेलाइट इसके पास नहीं है। क्वेश्चन अक्सर पेपर में ही आता है कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है। तो याद रखिएगा जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है। अब हम स्टार्टिंग में आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि किसके पास कम प्लैनेट्स है। तो याद रखिएगा मरकरी के पास 0 प्लैनेट्स है, नो प्लैनेट्स। वेनस के पास भी 0 प्लैनेट्स है, बट अर्थ हैज 1 प्लैनेट। तो मरकरी के पास 0 प्लैनेट्स, वेनस के पास 0 प्लैनेट्स, सैटेलाइट 0 सैटेलाइट्स एंड अर्थ हैव 1 सैटेलाइट्स। तो मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है? मैक्सिमम सैटेलाइट जो है वो है सैटर्न के पास। मैक्सिमम सैटेलाइट्स किसके पास है? सैटेलाइट्स जो उसको मून कह सकते हैं वो सैटर्न के पास है। तो मरकरी हैज 0 सैटेलाइट्स, अर्थ हैज 1। मार्स के पास, जिसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इट हैज 2 सैटेलाइट्स, डेमोस एंड फेमोस। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है, तो आपको याद रखना है सैटर्न। जुपिटर बड़ा है और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। याद रखिएगा अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 71% वाटर है। 71% वाटर है,
एक क्वेश्चन था पेपर में कि जो हमारा अर्थ है वो स्ट्रक्चर जो है वो किस शेप में है, तो याद रखिएगा इसको ऑबलेट शेप कहते हैं। ऑबलेट मतलब ऊपर से और नीचे से दबा हुआ, चपटा। लेकिन क्वेश्चन से एक और पेपर में आया था कि अर्थ जो दिखता है हार्ड, लेकिन अंदर में इसके 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के अंदर मेंटल और कोर जो है वो बॉयल है, वो लावा है। मतलब हमारे अर्थ का 90% जो एरियाज है अंदर का पूरा स्ट्रक्चर्स का वो फायर बॉल है। मतलब हम पूरे आग पे खड़े हैं। अर्थ क्या है? एक फायर बॉल है। हम किस पे खड़े हैं? आग पे खड़े हैं। अब आइए, हमारा जो रोटेशन है, 2 तरह के मोमेंट है, अर्थ का 2 तरह का मोमेंट है। एक मोमेंट जो अपने एक्सिस पे घूमता है, इसको बोलते हैं रोटेशन, जिसका टाइमिंग है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। कभी भी पूरा का पूरा 24 घंटे नहीं लेता है, थोड़ा सा कम है। 23 आवर्स 56 सेकेंड एंड 4.9 सेकेंड। 23 hours 56 minutes and 4.9 सेकेंड। एंड रिवोल्यूशन अपने एक्स जो सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है वो करता है 365 डेज 5 hours and 48 minutes अप्रॉक्स। इसको हम 6 आवर जोड़ते हैं, तो ये 6 आवर जो है हर 4 ईयर में बनता है लीप ईयर। एक दिन जुट जाता है, 24 आवर्स हो गया और ये बन जाता है लीप ईयर। अब आइए हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अर्थ एक प्राइम लाइन ड्रॉ करता है जो बीचों बीच डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ में जो हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लैटिट्यूड में सबसे लंबा जो लकीर होता है, रेखा होता है, वो कौन होता है? तो इक्वेटर होता है, सबसे लॉन्गेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.26 डिग्री पे डिवाइड करता है। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 26 जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और अंटार्कटिक सर्कल। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस वाले पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात कर ले टॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर की बात कर ले, तो इक्वेटर के पास याद रखिएगा जितने भी क्लोज कंट्री होंगे वहां पे हॉट डेजर्ट्स मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है कि जितने भी हॉट डेजर्ट्स है वो ज्यादातर कहां मिलेंगे आपको? इक्वेटर के पास, क्योंकि सन रेज क्या होता है? डायरेक्ट इक्वेटर के पास मिलता है। और इक्वेटर से जैसे डायरेक्ट मिलता है सन रेज, तो याद रखिएगा इसमें सन के आने और जाने से यहां पर काफी ज्यादा सन का हीट ऑब्जॉर्ब होता है, इसलिए यहां पे डार्क मिलेंगे। लोग कैसे मिलेंगे? काले मिलेंगे आपको। जैसे अब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो भारत हमारा किस लैटिट्यूड से क्रॉस करता है? क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पे ना बहुत गर्मी पड़ता है ना बहुत सर्दी पड़ता है, तो लोग कैसे मिलते हैं? हल्के सांवले मिलेंगे। अब आता है कि क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को गुजरता है? भारत में कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? तो टोटल 8 स्टेट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। वो 8 स्टेट कौन कौन से? अगर आप गौर से मैप को देखेंगे, ये गुजर रहा है, तो सबसे पहले गुजरात है, फिर एमपी है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। इन राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फिर से मैं बता दूं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है।
और ऊपर ऊपर जाएंगे तो एक मिलेगा आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दिन और रात का थोड़ा सा मसला कुछ अलग हो जाता है। एक कंट्री आता है नॉर्वे, आपने सुना होगा पेपर में, नॉर्वे, इसको हम बोलते हैं मिड नाइट सन, मिड नाइट सन, आधी रात को सूरज निकल जाता है, बिल्कुल नॉर्थ पोल पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है, तो 23 आवर्स का लगभग दिन हो जाता है, 1 घंटे के लिए सूरज निकलता है, डूबता है, नॉर्वे। और याद रखिएगा ये अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये जो बिल्कुल निचला सॉदर्न हेमिस्फीयर है, अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, वो कैसे बना हुआ है, बिल्कुल आइस, बर्फ से बना हुआ है। अब आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो देखना है वो है 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सबसे लंबा दिन है। जस्ट उल्टा होगा, 21 जून इन शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। 22 December is the shortest day in northern hemisphere। just उल्टा होगा, 22 December is the longest day in southern hemisphere। याद रखिएगा क्रिसमस हम कड़ाके की सर्दी मनाते हैं भारत में, जस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो कड़ाके की गर्मी में करते हैं। अगर हमारे यहाँ ठंड हो रहा है तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो 21 जून कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लॉन्गेस्ट डे है, तो 21 जून ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रहा है, वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा। 22 दिसंबर यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, तो जस्ट वहाँ पे दिसंबर में बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो डेट है, मौसम है, सीजन है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ गर्मी है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा है, वहाँ ठंडा है तो यहाँ गर्मी मिलेगा। अब हम बात कर लें इसमें लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच कर रहा है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में याद रखिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर पे था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये पड़ता है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच जीएमटी लंदन, ग्रीनविच मीन टाइम जोन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन। इंटरनेशनल टाइम जोन क्वेश्चन आता है पेपर में कि इंटरनेशनल टाइम जोन किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन, जो है जीएमटी लंदन। ग्रीनविच मीन टाइम जोन, ग्रीनविच मीन टाइम जोन, मीन टाइम जोन लंदन। पूरे वर्ल्ड का टाइम को मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, तो लंदन से पूरे टाइम को मेजरमेंट करेंगे। यहां रात को 12 बजेगा और वहां से फिर हम पूरे टाइम को सेट कर लेते हैं। भारत का जो मीन टाइम जोन है वो प्राइम मेडिटेरियन जो लाइन लिया गया भारत में, वो 82.5 लॉन्गिट्यूड है, 82.5 लॉन्गिट्यूड, जिसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से गुजरता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है।
और हम कितना आगे हैं, तो याद रखिएगा भारत जो है वो 5 hours 30 minutes अहेड फ्रॉम GMT। इंडिया 5 hours 30 minutes अहेड फ्रॉम GMT। हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं GMT से, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो सनराइज पहले कहां हो रहा है, ईस्ट में। तो याद रखिएगा पहले सूरज कहां निकल रहा है, भारत में, फिर लंदन में। तो अर्थ के हिसाब से जो हमारा डेट है, टाइम जो है, हम 5 hours 30 minutes अहेड फ्रॉम GMT। हम GMT से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा नेशन है, वो है रशिया। तो रशिया के पास टोटल 11 टाइम जोन है, कहीं पे दिन हो रहा है, कहीं पे रात हो रहा है। तो इस टाइम को सेट करना, भारत के पास एक टाइम जोन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नई इलाहाबाद में पड़ता है ये, जो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बड़ा कंट्री है। तो रशिया में सबसे ज्यादा, रशिया के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है। हाउ मेनी टाइम जोन? रशिया हैव 11 टाइम जोन। रशिया के पास जो है वो 11 टाइम जोन है। किसके पास है? रशिया के पास। क्वेश्चन आ गया कि विच कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम जोन? रशिया। यूएस के पास 6 टाइम जोन है। कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। बड़े बड़े नेशंस हैं, बड़े बड़े टाइम जोन हैं। भारत के पास भी 2 टाइम जोन होने की बात चल रही है, इस पे काम चल रहा है। उसके बाद जैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम आगे बढ़ेंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेड जोन। इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेड जोन, जो कि फिजी आइलैंड के पास है। फिजी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन। फिजी आइलैंड के पास, पैसिफिक ओशन के पास है हमारा इंटरनेशनल डेड जोन, जहां से दिन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई द जापान इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ राइजिंग सन। वैसा नहीं कि जापान से ही सूरज निकल रहा है, सूरज हर समय हर देश से कहीं ना कहीं निकल रहा है, लेकिन जापान से हम स्टार्ट करते हैं, दिन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम क्रॉस करेंगे जापान के पास, तो उस जापान से स्टार्ट हो जाएगा हमारा डेट। क्वेश्चन से आता है कि इफ वी मूव 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे लॉन्गिट्यूड में, तो वी लूज, वो गेन वन डे, हम एक दिन प्राप्त कर लेंगे अपने लाइफ का। क्योंकि अगर जैसे हम देख रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये जापान है, अगर आज डेट 17 है तो यहाँ से 18 स्टार्ट हो गया, अगर ये 18 है तो यहाँ से 19 से स्टार्ट हो गया। इस डेट से इधर क्रॉस करेंगे तो वी गेन वन डे, और अगर हम इधर से इधर भी जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, तो जैसे अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो वी लूज वन डे, हम अपने लाइफ के दिन खो देते हैं। तो एक लाइन याद रखिएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अगर हम लाइन के इधर जाएंगे तो वी गेन वन डे। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वी गेन वन डे, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो वी लूज वन डे लॉन्गिट्यूड। यहां से हमारा डेट स्टार्ट होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि है फिजी आइलैंड के पास में। तो लॉन्गिट्यूड से 2 पॉइंट आपको सिर्फ मोटा मोटी याद रखना है। 0 डिग्री इज कॉल्ड टाइम जोन और 180 डिग्री इज कॉल्ड डेड जोन। ये 2 बातें याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड से, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है लॉन्गिट्यूड से कि 0 डिग्री इज कॉल्ड टाइम जोन एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेड जोन। अब हम बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स के बारे में। अर्थ के इंटीरियर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपरी पार्ट को कहते हैं क्रस्ट,
जो आउटर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर है, बाहर का भी है और ये थिनेस्ट लेयर है। उसके बाद मेंटल इंटरमीडिएट लेयर्स है और फाइनली है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर्स है अर्थ के। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। याद रखिएगा जो क्रस्ट है ये कैसे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है, सिलिका एंड एल्युमिनियम से बना हुआ है। जो मेंटल है, मेंटल किससे बना हुआ है? मेंटल सीमा से बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। और जो कोर है, कोर बना हुआ है निक्ल एंड आयरन से बना हुआ है। ये 3 इशू याद रखिएगा। तो क्रस्ट आर मेड अप ऑफ सियाल, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। मेटल इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, एंड कोर इज निक्ल एंड आयरन से बना हुआ है। अब ये जो कोर है, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो याद रखिएगा जो आउटर कोर है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। तो ये 3 लेयर्स है मोटा मोटी, आप समझ लीजिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अ लाइन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। A line between crust and mantle is called मोहो डिसकंटिन्यूटी। याद रखिएगा अर्थ के जो स्ट्रक्चर्स है क्रस्ट, अभी तक हम क्रस्ट को ड्रिल नहीं कर पाए। थिनेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसका थिकनेस वैरी भी करता है। इसका थिकनेस वैरी करता है 8 to 40 किलोमीटर के लगभग वैरी करता है। अगर हम माउंटेन रेंज पे जाएंगे तो थिकनेस 40 किलोमीटर होगा। हम पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगे तो थिकनेस 8 किलोमीटर होगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा अर्थ जो है ये 90% फायरबॉल है। जैसे हम क्रस्ट को ड्रिल करते हैं, आफ्टर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद हमारा जो ड्रिलिंग मशीन है वो मेल्ट हो जाता है ड्यू टू हीट, और लावा वगैरह स्ट्रक्चर निकलने लगता है। तो ऊपर का जो मेंटल है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, जब हम खड़े हैं इस पार्ट को बोला गया लिथोस्फीयर। और याद रखिएगा ये आउटर लेयर है जो मूवमेंट के अंदर में। बाकी अर्थ के स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे तो एक फायर बॉल है, ये खौलता हुआ लावा है, खौलता हुआ लाया। आई होप आपको ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा क्लास को स्लोली सुनिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस बनने लगेगा। नेक्स्ट जो क्लासेस आएगा इसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम देखेंगे। एटमॉस्फेयर देखने के बाद हम एक एक करके हर कॉन्टिनेंट को खोलेंगे। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है, रिवर्स क्या है। उसी तरह एशिया के बाद हम अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी कॉन्टिनेंट है उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और मैप के साथ, ताकि मैप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए मैप के साथ, और इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो हिमालय। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आ गया तो बच्चों कन्फ्यूज हो जाता है कि हिमालय नहीं, तो वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में एंडीज माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील है, बट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो आएगा वो अमेजॉन हो गया, है ना। वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस अटाकामा डेजर्ट्स है, बट कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो वर्खोसियांग हो गया। इसी तरह कॉन्टिनेंट वाइज में पूरा जब डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और याद रखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसका अच्छा हो गया एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही मिलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।